नाम है इश्क, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, चाहे वो आपका हमसफ़र हो, रहनुमा हो, रहबर हो या फिर आपका काम, तो चार चांद लग जाते हैं और आपको मंजिल मिल ही जाती है और ज़िंदगी भर आप खुशी की तलाश में यहाँ वहाँ नहीं भटकते, क्योंकि आपको एहसास होता है कि खुशी आपके अंदर ही मौजूद है। तो आज दिल ने फिर याद किया, मैं ऐसे ही दो शख्सियात से आपको हम मिलवाने वाले हैं जो बहुत ही बेहतरीन इंसान है। बेहतरीन इंसान होना ज़रूरी है एक बेहतरीन फ़नकार के अलावा, और ये दोनों क्वालिटीज़ इन दोनों में है। हम ये कहेंगे कि ये उस्तादों के उस्ताद है। उस्ताद जोड़ी रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर आज हमारे साथ में हुए गुफ्तगू रहेंगे। दिल ने फिर याद का तहे दिल से इस्तकबाल है। चलिए वक्त ज़ाय ना करते हुए इनके साथ बातें की जाएं और साथ ही साथ गज़ल गायकी पर भी बात होगी और इनके आपसे रिश्तों पर भी बात होगी, क्योंकि ये ऐसी जोड़ी है जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर आप एक दूसरे का साथ देने के लिए ठान लें तो पूरी कायनात आपके नक्शे कदम पर चलना शुरू करती है। वेलकम टू आवर शो। हेलो सोनाली जी और रूप कुमार राठौर जी। बहुत बहुत नमस्कार। जरूर जरूर इरशाद हो जाए। बहुत ही खूबसूरत नाम है इस प्रोग्राम का। तो कैसर उल जाफरी की एक गजल हमने गाई थी बहुत साल पहले कि दिल का मौसम याद करे हम बैठे बैठे आज भी। हाँ। दिल का मौसम याद करे हम बैठे बैठे आज भी, बरसों पहले फूल चुने थे दामन महके आज भी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। आप दोनों की मोहब्बत जो है, पहले उस पर बात की जाए, गज़ल गायकी पे बात हो ही जाएगी, बिकॉज बहुत कम लोग जानते हैं आप दोनों की मोहब्बत बिल्कुल अलग है। मैंने सुना है कि आप दोनों की मुलाकात हैदराबाद में हुई थी और जायंट व्हील पे आप थे और सोनाली जी ने इकरार मोहब्बत किया था, मतलब टोटल फिल्मी स्टाइल में। बताएं मुझे कि दो गज़ल गायक, दो बड़े फनकार किस तरह से जायंट व्हील पे मिले और ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी कहानी बन गई कि आप दोनों एक हो गए, आपने सोचा कि भाई हम लोगों को जिंदगी भर एक साथ रहना है। एक्चुअली प्रोग्राम, हाँ अच्छा आप कहिए। जायंट व्हील ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी में, और जैसे कि जायंट व्हील एक जिंदगी है जो गोल घूमती रहती है, उसका कोई ना अगला है, ना पिछला, ना आदि, ना अंत। तो वैसे ही हमारी कहानी का कोई आदि नहीं है और कोई अंत नहीं। ये एक सनातन और हमेशा के लिए चलता हुआ एक बड़ा सा जायंट व्हील। हैदराबाद में कुछ फेयर लगा हुआ था, कुछ साड़ियां और बैंगल्स और ये सब चीजें। तो सोनाली ने मुझे कहा कि मुझे कंपनी देते हो, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है वहां पर। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो अब मेला था, शॉपिंग वॉपिंग कर ली। उसके बाद मैंने पूछा कि कभी आप जायंट व्हील में बैठी हैं? तो बोले नहीं, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मैंने कहा चलिए मेरे साथ। अरे बोली नहीं, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। मैंने कहा चलिए तो सही, मैं हूँ। और जब वो जायंट व्हील ऊपर गया तब तक तो ठीक थी, जैसे वो नीचे आना शुरू हुआ तो एक इनकी घबराहट जो है और तेज होती गई। तो फिर मैंने इनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं हूं ना। अच्छा कब तक हो? मैंने कहा जब तक जान में जान है। जब तक जान में जान है, सो फिल्मी, माय गॉड। अच्छा, दो दिल ऐसे मिले, और ये वैसे भी सोनाली जी आपको जान कहकर पुकारती है और रूप जी आप इन्हें क्या कहकर पुकारते हैं? जान देता हूं। So sweet। अभी भी ऐसा लग रहा है कि शादी होने वाली है, दो लवर्स जो है वो आपस में मिल रहे हैं, पहली मुलाकात है, प्यार का आगाज है, ऐसे कुछ लग रहा है जिस तरह से आपकी गज़लों में दिखाई देता है। खैर, आप दोनों ने रिश्तों के साथ साथ गज़ल की अहमियत को भी बरकरार रखा, क्योंकि आपने भी रूप जी शुरुआत की थी एज ए तबला नवाज, गज़ल गायकों के साथ आप रहे, महफिलों में रहे, और आपने हमेशा अपने वाले साहब को प्राउड फील कराया, भले ही उन्होंने आपकी कामयाबी ज़्यादा नहीं देखी। अगर हम गुमराह की बात करें तो 1983 में वो फिल्म जब आई, मैं तेरा आशिक हूँ, वो गाना सर चढ़ के बोला, लेकिन उससे पहले भी आपने कुछ काम किया था। गज़ल गायकी के बाद आपका बॉलीवुड में प्रवेश, और वो भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ, एंड देन उसके बाद बैक टू बैक आपकी फिल्में, बॉर्डर, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। आप वाकई में पहले से ही चाहते थे कि आप फिल्मी लाइन में भी आना चाहते
चाहते हैं कि या फिर ऐसे हो गया बस? सच कहूं तो कभी ये सोचा नहीं था कि फिल्मों में गाना है, क्योंकि मैं बचपन से स्टेज से जुड़ा रहा और गजलों के साथ में तबला बजाते बजाते गजलों से मोहब्बत हुई और फिर जब गाना शुरू किया तो एज ए गजल सिंगर करियर बनाने की शुरुआत हुई। और उसके बाद में पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जो सोनाली के गुरुजी भी हैं जी, तो उन्होंने मेरे पहली बार गाना सुना, मुझे कहा कि फिल्म बना रहे हैं उसमें गाना है, तुम गाओगे? तो मैंने कहा जी सॉरी। तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये पहला सिंगर ऐसा है जो फिल्मों में गाने से बना कर रहा। उसके बाद एक प्रोग्राम में शशिलाल नायर मेरे पास आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई एक फिल्म में गाना है, क्या तुम गाओगे? मैंने कहा नहीं जी, मुझे फिल्मों में गाने का शौक नहीं, मैं तो गजलें गाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो गाना है वो गजल नुमा ही गाना है। तो लता जी के साथ में सुबह डुएट गाना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक है, तो चलो कोई हर्ज नहीं, ट्राई करते हैं। तो मैं चला गया और वो गाना रिकॉर्ड हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गाना फिल्म में नहीं था। वो फिल्म वो गाना पिक्चराइज हुए, वो फिल्म रिलीज हो गई, तो उसका मुझे कोई फायदा नहीं। लेकिन एक फायदा ये कि लक्ष्मी जी को मेरी आवाज से मोहब्बत हुई और फिर फिल्म में उन्होंने 2 गाने जो मुझसे गवाए। और उसके बाद फिर महेश भट्ट जी की दूसरी फिल्म थी नाजायज जी, भी मैंने एक बहुत ही खूबसूरत गाना था, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में जी। अपने शर्तों पे जिए हैं आप। अगर हम सोनाली की तरफ जाएं, और सोनाली जी भी वैसे अपनी शर्तों पे जी है, वो भी वर्सेटाइल है, वो काफ़ी कुछ गा सकती हैं, फिल्मों के लिए भी काफ़ी कुछ गा सकती है, लेकिन इन्होंने भी हमेशा अपना सुना है, अपना माना है, अपनी एक राह चुनी है। तो क्या ये एक बड़ी वजह है कि आप दोनों आपस में इतनी मोहब्बत करने लगे? आपको लगा कि हम दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज है और हम लोगों का रास्ता भी एक है? सोनाली जी। शिवा, एक्चुअली हम दोनों का एक ही मकसद है, एक सपना है और संगीत पे इतना ज्यादा लगाव है दोनों। तो यही वजह है कि संगीत किसी भी तरह का हो, कहीं का भी हो, चाहे वो गजल हो या फिल्मी गीत हो, क्लासिकल हो, हम दोनों को संगीत सुनने का भी बहुत ज्यादा शौक है। तो हमने कभी बड़ी प्लानिंग से जिंदगी जी नहीं, कभी जो भी रास्ते आते गए, जो भी मोड़ आते गए, बस हम नेचुरली वहां पे मुड़ते गए। अभी भी मैं सीख रही हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप लेजेंडरी गजल गायक और प्लेबैक सिंगर होने के बावजूद भी ये बात कहते हैं कि हम अभी भी सीख रहे हैं। कई बार अपना ये स्टेटमेंट दिया है, ठहराव के साथ चलना है, और जब आप ठहराव के साथ चलते हैं आपके पास काम भी बड़ा अच्छा आता है और आप अपने आप में मुतमईन होते हैं कि भाई अगर आपने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को कुछ दिया, वो आपने बहुत अच्छा दिया और बेहतर दिया, जो सदियों तक याद किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि आजकल जो म्यूजिक का हाल है, आजकल जो कंपोजर्स हैं वो ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं, या सिंगर ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं क्योंकि वो जल्दी जल्दी फेम चाहते हैं, जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उन्हें चढ़नी है और आगे जाके उसका आफ्टर मैथ सही नहीं है? इस बारे में आप दोनों की अलग अलग राय होगी और क्या कहना चाहेंगे दोनों? बहुत अच्छी बात कही है आपने, और मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक जो है ट्रेनिंग की कमी, लक फैक्टर होता है कि आपको एक गाना अच्छा मिला और आप स्टार बन गए, लेकिन उसके बाद इतनी जल्दी जल्दी म्यूजिक बदल रहा है, कल्चर बदल रहा है, तो उसके साथ आप कोप अप नहीं कर पाते, वो स्टाइल एडप्ट नहीं कर पाते क्योंकि ट्रेनिंग की कमी। तो फिर धीरे धीरे जो है आपकी लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है, और जो जितना जल्दी ऊपर जाता है तो कुदरत का नियम है, वो चीज उतनी जल्दी जो है वो नीचे आती। हम लोगों ने जो काम किया वो कभी ये सोच के नहीं किया कि हमें नंबर 1 सिंगर बनना है, या हमें शाहरुख खान के लिए गाना है, या सलमान के लिए गाना है। हम सिर्फ संगीत से मोहब्बत करते। क्या बात है। और बाकी लक्ष्मी जी की कृपा हो गई, सरस्वती जी की कृपा हो गई, और बुजुर्गों के आशीर्वाद, खुद से चलकर नहीं
ये फन आया है, वाह पांव दाबे हैं गुरुओं के, क्या बात तब जाके वाह खूब। ये जो गुरुओं के आशीर्वाद है और उनकी सेवा करके ही हमने ये हासिल किया। जी बिल्कुल सही। और सोनाली, मुझे लगता है आपकी राय भी कुछ इसी तरह की होगी जिस तरह से रूप जी कहते हैं। आप सहमति जता रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि संगीत से प्यार किया है तभी आज तक हम एक भूख है, सीखने की एक भूख है मुझे, कि ज्यादा से ज्यादा कितना सीखूं, कितना मैं संगीत से और भी प्यार करूं। तो यही जो है हमें इस रास्ते पे रखता है, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि अभी आगे बहुत बड़ी 10 फिल्मों में गाना है तो इसलिए रियाज करो, ऐसा नहीं है जी। बस हम इसीलिए रियाज करते हैं कि अपने आप को और भी ज्यादा पुख्ता बनाएं। जी, दैट इज सो लवली। बताइए, लेजेंडरी गायक इस तरह की कुछ बात कहेंगे जो डाउन टू अर्थ है, जड़ों से जुड़े हुए हैं, तो कामयाबी तो उनके कदम चूमेगी ही चूमेगी। ये जाहिर है, तभी आप बेहतरीन इंसान कहलाए जाते हैं इंडस्ट्री में। खैर, बात तो यहाँ हो गई, लेकिन अब थोड़ा बीच में कुछ मज़ेदार बातें भी होनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों की लव स्टोरी के बारे में तो बहुत कम लोगों को पता है। और साथ ही साथ आप दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा दूसरे को ग्राउंडेड रखने की कोशिश करता है और ये कहता है कि भाई ज़्यादा मत उड़ो। कभी कभी हो जाता है ना, दिमाग में ख्याल आता है कि नहीं, अरे भाई बस ज़मीन पे ही रहो। सच में बताइए मुझे। रूप जी, पहले आप। अच्छा। जैसे थोड़ी पर चढ़ती है कि पास में रहो, मेरे पास में रहो। So lovely। नहीं, वो तो समझ में आता है कि आप अगर ग्राउंडेड है, आप अगर जिंदगी में बैलेंस करके चले हैं, गजल गायकी को और प्लेबैक सिंगिंग को, उसका श्रेय तो मुझे लगता है सोनाली जी को जाना ही चाहिए। रूप जी, बिकॉज ऑफ सोनाली मैं सिंगर बन पाया, वरना मैं तबला ही बजाता। लेकिन फर्स्ट जिसने मुझे उकसाया कि अरे तुम अच्छा गा सकते हो, तुम्हारी बहुत अच्छी आवाज है, तो वो यही है। ओह माय गॉड, इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। रूप कुमार राठौर जी, सोनाली जी, आपके साथ बातों का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा, लेकिन हमें लेना पड़ेगा इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक। आप भी कहीं मत जाइए, देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। याद किया में आज हमारे साथ जो शख्सियात में गुफ्तगू है वो उस्ताद जोड़ी है, जो है सोनाली राठौर और रूप कुमार राठौर। आपके पीछे बैकड्रॉप में बहुत ही अच्छी पेंटिंग लगी हुई है, राइट? और जहाँ तक मेरी इल्मियत है, सोनाली जी को घर डेकोरेट करना बहुत ही अच्छा लगता है और आपका घर बहुत ही खूबसूरत है। मैं ये सोचती हूँ कि आसपास जहाँ आप रहते हो और वो जगह जहाँ आप देखो, जहाँ नजर पड़े, तो कुछ सुंदर दिखना चाहिए। हाँ। और साफ सुथरा। जो डोर मेरे हाथ में क्यों है, तो डोर मेरे हाथ में यूं है कि ये जनाब जो है वो साफ सफाई में विश्वास नहीं करते। Oh, I can't believe my ears! I can't believe my ears! मुझे जो है बहुत सारे शायर लोग जो है अपने अपनी दीवान, अपनी अपनी किताबें भेजते हैं। हाँ। तो मैं वो सब पढ़ता हूँ, तो वो मेरे टेबल पे बिखरी रहती हैं। हाँ। और इसको जो है बिखरा हुआ कुछ वो उठा के जो है वो कबाड़ पे लगाने लगती है। लाइफ को बिखरने नहीं देती। हाँ, बिल्कुल सही, लवली। सी देखिए, कहते हैं ना, एक कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है। ये बात स्पष्ट तरीके से यहाँ जाहिर होती है। बिल्कुल। रुचि जो है वो कभी भी मुझे उन्होंने ऐसे जो अपने टिपिकल हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हमारा नहीं है कि अगर हस्बैंड बाहर जाए तो मैं पीछे पीछे घूमूं, रुमाल, मोजे, पॉकेट ढूंढ के उनको दूं। बल्कि जब भी हम बाहर जाते हैं, आउट ऑफ बॉम्बे या आउट ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल अपना पैकिंग वो खुद करते हैं, मेरा पैकिंग मैं खुद करती हूँ। और वैसे एक दूसरे के हम इतने करीब हैं, लेकिन हमारी दोनों की अपनी अपनी लाइफ जीने का तरीका है, अपना अपना तरीका है, और उसमें हम के अंदर दखल अंदाजी नहीं है। और ये तो एक मूल मंत्र होता है एक सक्सेसफुल मैरिज के पीछे,
ये बहुत बड़ा हाथ रखता है कि भाई आप एक दूसरे को स्पेस दो। वो चिपकू वाली मोहब्बत जो है वो बहुत कम लोगों को बर्दाश्त होती है और होनी भी नहीं चाहिए कि आप 24 घंटे एक दूसरे के साथ है। हाँ, फिजिकली अगर आप साथ नहीं है बट मेंटली आप एक दूसरे के साथ रहने चाहिए। आपके जज्बात बिल्कुल एक दूसरे के साथ ही रहने चाहिए और एक जरूरत पर घर में सारे स्टाफ को संभालती है, मुझे संभालती है, मेरे 2 डॉग संभालती है, मेरा एक पैरेट संभालती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक के बिल से लेकर के, बैंकिंग से लेकर के, बिजनेस से लेकर के, एवरीथिंग। और रूप जी क्या करते हैं? सिर्फ रियाज करते रहते हैं, कभी तो हेल्प करते होंगे? नहीं, वो उनकी हेल्प जो है वो ज्यादा मैं लेती हूँ, इरिटेट हो जाती। So lovely। अच्छा, लॉकडाउन के दौरान आपका एक बहुत ही बेहतरीन गाना सामने आया जिसमें आपकी डॉटर, जो खुद भी बहुत अच्छी कंपोजर और गायिका भी है, उनके साथ मिलकर एक बहुत ही बेहतरीन सिंगल सामने लाया। वो बाहर हमेशा रहती है, क्या वो यहाँ आई थी तो आपने सोचा कि नहीं एक साथ हम लोग को मिलकर कुछ करना चाहिए? सो वो आइडिया कैसे आया? वो गाना था शायद जगमगाएगा मेरा इंडिया। यस, जगमगाएगा मेरा इंडिया, राइट। तो हमारा एक कजिन है, अहमदाबाद में रहता है, तो वो उसको लिखने का शौक है काफी, चिंतन परीख उसका नाम है। तो हम लॉकडाउन में बहुत बातें करते थे शायरी की और गानों की। तो चिंतन ने कहा कि अभी रीवा चूंकि एलए से आ गई है, वो एलए में थी लॉकडाउन में, मतलब जो शुरू हुआ बहुत सीरियस, तभी वो वापस आ गई। उसने कहा कि चलो रीवा आज की यूथ है और आज की यूथ ये लॉकडाउन को कैसे देखती है और हम लोग ये लॉकडाउन में क्या करते हैं, आगे की लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं। हमारा जो नजरिया है वो डेफिनेटली यूथ से अलग होगा। तो उसने एक गाना लिखा जिसमें शुरुआत रूप जी। लॉकडाउन ने कई लोगों को ये भी समझाया इंसान कम में कितना खुश रह सकता है बिना गम किए हुए। कौन इस बात पे इत्तेफाक रखता था पहले भी कि थोड़े में ही गुजारा करो? मतलब डिमांडिंग रूप जी आपको लगता है सोनाली डिमांडिंग है? इन्होंने इशारा आपकी तरफ किया। तो डिमांडिंग तो नहीं बहुत, और मेरा ये मानना है स्पेशली लॉकडाउन कि अब ना रहीम आएगा ना राम आएगा। हाँ, इंसान ही इंसान के काम आए। क्या बात, so lovely। तो जो है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए सहानुभूति रखना, अपने से छोटों को संभालना। जैसे हमारे म्यूजिशियन है, अब हम लोगों का भी काम बंद है, तो वो लोग भी जो है उनका स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो गया, तो उनको संभाल, उनके घर में क्या चल रहा है, सब पैसे वैसे की क्या जरूरत है, तो ये हमारी जिम्मेदारी कि जो भी है के खाए। मुझे लगता है रूप जी को कभी गुस्सा नहीं आता होगा। सोनाली जी कितना सही है, इनको गुस्सा नहीं आता? उनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत कम, लेकिन बहुत वो पेशेंस भी है उनमें। 99 तक मैं सह लेता हूँ, फिर जब ऐसा जाऊंगा तो फिर मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ और थोड़ा सा मैं तीसरा टेक पे खोल देता। लेकिन गुस्से को कंट्रोल कौन जल्दी कर लेता है? सोनाली जी। सोनाली का गुस्सा बिल्कुल, मतलब आता भी इतना जल्दी है और जाता भी इतना जल्दी। अच्छा, आप दोनों में से सॉरी सबसे ज्यादा बार किन्होंने बोला है गलती पर? सॉरी तो मैंने ही ज्यादा बोला। शुरू में ये होता था कि मेरी हैसियत इतनी नहीं थी कि मैं महंगे तोहफे लाके दे सके, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन का टाइम था। मैं तबला छोड़ करके गाना शुरू किया तो इतने पैसे नहीं मिलते थे, और गजलों के प्रोग्राम महीने 2 महीने में एक आध हुए जिसमें 10-15 हजार रुपए दे दिए तो हम लोग खुश हो जाते थे। अब उस ऐसे में इनकी बर्थडे आ गई तो क्या करें, तो दादर चले गए। दादर पे सोचा कि चूड़ियां 2000 रुपए में इतनी सारी चूड़ियां
को सजा और उसको जो है बर्थडे कार्ड के साथ में, तो पहली बर्थडे हुई, दूसरी बर्थडे हुई, तीसरी बर्थडे में इसने कहा कि स्टॉप दिस चीप बिजनेस। अगर कुछ देना है तो वामा से जाकर के मेरे लिए अच्छी साड़ी ले आओ, और फिर मैं सॉरी कहता था हर बार, तो इसलिए सॉरी की। आप दोनों में से कभी कहीं ना कहीं होता है हस्बैंड वाइफ में झगड़ा। अभी डॉटर है, दोनों की चहेती है, वो दोनों प्यार करते हैं। कभी किसी ने ये कहा कि नहीं इससे ज्यादा मैं प्यार करता हूँ, आपसे ज्यादा तो मैं इसे प्यार करता हूँ, कभी किसी बात पे नोकझोंक हुई है घर पे? दूसरे दिन होता है कभी, क्यों मैं, ये मेरी बेटी है, मेरी जैसी है, पहले मेरी ज्यादा है, और लेकिन सही बात ये है कि वो टोटली अपने पापा की फेवरेट है और पापा उसके सबसे ज्यादा फेवरेट। ओके। एनीवेज, माँ की भी बहुत लाडली होती है बेटियां। सोनाली जी, रूप कुमार राठौर जी, आपके साथ बातों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त लेना पड़ेगा हमें एक छोटा सा ब्रेक। हम आप सभी से मिलेंगे एक छोटे से वक्फे के पार। स्टे ट्यून्ड। दिल ने फिर याद किया, मैं एक छोटे से वक्फे के पार हम हाजिर हुए हैं। आज बातें हो रही हैं सोनाली राठौर और रूप कुमार राठौर जी से। कई बीती कहानियों पर से पर्दा उठ रहा है, इन दोनों की मोहब्बत के बारे में बातें हो रही है, इश्क कैसे परवान चढ़ा उस पर बातें हो रही है। अब चूंकि गजल गायकी पे हम बात करनी है, तो हम अब गजल गायकी पे आ जाते हैं। चलिए करते हैं मजीद बातें रूप कुमार राठौर जी और सोनाली राठौर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, अब हम यहाँ पे वापस संगीत पे आ जाते हैं। सोनाली जी, रूप जी ने क्योंकि इतने बेहतरीन गाने हमें दिए हैं, आप मौला मेरे मौला की बात करें, या फिर आप बॉर्डर फिल्मों के गाने की बात करें, या फिर आप नए गानों की बात करें, मतलब बहुत सारे खूबसूरत गाने, वही गाने जिनमें मेलोडी बरकरार है। और इन्होंने कई सारे गानों को ना भी कहा है अपनी शर्तों पर, क्योंकि ये हमेशा ये कहते हैं कि भाई मैं अपने हिसाब से अपने शर्तों पर काम करना जानता हूँ, और वैसा मैं कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सस्टेन करें इंसान इंडस्ट्री में। अगर वो कुछ देना चाहता है समाज को, वो ढंग से दे, उसके साथ इंसाफ करे। ये हमेशा ऐसे रहे। क्या कभी ऐसा कोई ऑफर रूप जी को मिला जो इन्होंने आपके साथ डिस्कस किया और आपने इन्हें कहा कि नहीं आपको एक्सेप्ट तो कर लेना चाहिए, बार बार चीज़ों को ना नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी आपका नहीं माना, इन्होंने ना कह दिया? कभी हुआ है ऐसा? नहीं, एक्चुअली इनकी ये जो फिल्मी बाजू है, जो फिल्मी करियर है, तो उसमें मैं ज्यादा दखलंदाजी नहीं करती। क्योंकि डायरेक्टली वो ही डील करते हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर। मैं कभी जाती भी नहीं रिकॉर्डिंग में। और कभी कभी अगर कोई बहुत जिसको मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, जो प्रोड्यूसर है वगैरह, तो फिर मैं कभी चली जाती हूँ रिकॉर्डिंग में, वरना मैं नहीं जाती। तो वो मेरा डिपार्टमेंट। ओह, सो लवली। मतलब रूप जी अपने हिसाब से हाँ भी कहते हैं, अपने हिसाब से ना भी कहते हैं। सरफरोश का गाना हाँ रिकॉर्ड जी, जिंदगी मौत बन जाए संभालो यारो, उसकी सिटिंग के लिए मैं गया जतिन ललित के यहाँ, तो जॉन सर बैठे हुए थे और मुझे गाना लिखवाया। तो मैंने गाना पढ़ के मैंने कहा सर ये गाना ये तो रिजेक्ट कर दीजिए आप इसको। ओके। ये गाना लिखा हुआ नहीं है। तो बोले क्या इसमें गड़बड़? मैंने कहा इसको मुखड़ा ही इतना खराब है। पहले लिखा था धूल तो धूल है, इसको ना उछालो यारो, ये इसकी पहली लाइन। तो धूल है, इसको ना उछालो यारो, नेक होता नहीं जो काम करे बुरा। मैंने कहा ये तो वही बात है कि गोरा होता नहीं जो होता है काला। मैंने कहा ये शायरी ऐसी नहीं होती। हाँ। आप इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं और सरफरोश, तो इसमें जज्बा ऐसा होता है कि लोगों में मुर्दा भी जो है वो खड़ा होता है देशभक्ति के लिए। फिर क्या करें? फिर से लिखवाइए। बोले फिर आप लिखवाइए। मैंने कहा ठीक है मैं लिखवाता हूँ। हाँ। तो मैंने अपने एक शायर फोन किया, उसको सिचुएशन दी, और फिर वो गाना हुआ जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यार। या कंपोजर हिम्मत रखते हैं, ये हिम्मत जुटा पाते हैं कि भाई हमें ये गाना पसंद नहीं है, भाई इसको चेंज करो तब हम गाएंगे।
चूंकि आपने अपनी बात सही ढंग से रखी और वो गाना आज कल्ट क्लासिक गाना बन गया है, इतना यादगार और मेमोरेबल गाना है। तो मतलब पहल अगर एक प्लेबैक सिंगर करे, अगर उसको कोई चीज पसंद नहीं आती है, वो कन्विंसिंग उसका सवाल लगे, तो मुझे लगता है कि चीजें सही हो सकती है, बेहतर हो सकती है। जैसे आप आजकल के दौर के बारे में भी बात करें, आप मिस करते हैं, आपको मिसिंग फैक्टर लगता है कि शेर व शायरी बहुत कम है गानों में, दैट इज व्हाई गाने यादगार तस्वीर नहीं किए जाते हैं। इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ तो हो कि अच्छा क्या है और बहुत अच्छा क्या है। सबको अपनी चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर कोई सजेशन इसको और बेहतर बनाता है तो वो देना चाहिए। जैसे मैं गाना रहमान के लिए रिकॉर्ड कर रहा था जी। तक्षक, खामोश रात, सहमी हवा, है ना, तो उसमें हमने रिकॉर्डिंग शुरू की रात में 2 बजे, और वो मेरा पहला गाना था रहमान के साथ। तो हमने अस्थाई रिकॉर्ड कर ली, पहला अंतरा रिकॉर्ड कर लिया, दूसरा अंतरा रिकॉर्ड कर लिया, तीसरे अंतरे पे आए तो वो सेम ट्यून ही चल रही। पहले अंतरे की भी सेम थी, दूसरे अंतरे की भी सेम थी, तीसरे अंतरे की भी सेम। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने करीब 4 बजे रहमान को कहा कि ये अब थोड़ा बोरिंग हो रहा है, मुझे गाते गाते बोरिंग लग रहा है, थोड़ा चेंज थर्ड अंतरे में आना चाहिए। वो बड़ा आदमी है, उसने 1 सेकंड में जो है मुझे कॉफी पिलाई, कीबोर्ड लेके आया, और जो है उसने वहीं बैठ करके तीसरा अंतरा फिर से कंपोज की। तो ये बड़ी बात होती है, और वो तीसरा अंतरा इतना खूबसूरत बना। राइट। म्यूजिशियन आप सुनिए, अच्छी शायरी से मेरा तो लगाव बचपन से रहा है। मैं शायरों के साथ बहुत बैठा हूँ और मैंने अपनी आधी जिंदगी शायरों के साथ गुजारी। मुझे सबसे ज्यादा दुख इसी बात का होता है कि जो बीज उन्होंने बोया, जो पेड़ को उन्होंने बड़ा किया, जब फल आए तो वो खाने के लिए रहे। यहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं, देख रहे हैं, और ये सब उन्हीं के आशीर्वाद का। लेकिन ये खलिश आपके अंदर है, इसने आपको और पुख्ता किया, इससे आपकी गजल गायकी में और भी निखार आया, आपकी ग्लोकारी में और निखार आया। ये बहुत ज़रूरी है, और इसमें आपका साथ सोनाली जी ने भी दिया है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कहूँगी कहीं ना कहीं बिल्कुल नामुकम्मल सी थी, इसे मुकम्मल बनाया है सोनाली जी ने। सोनाली जी के ख्यालात ने, इनके जज्बात ने, साथ ही साथ इनका जो पैशन गजल गायकी की तरफ रहा है पहले से, उसने। खूब जी, आपका तो शेर व शायरी की तरफ बहुत लगाव है, ज़ौक है। सोनाली जी कभी घर पे शेर व शायरी करती हैं या ये खुद लिखती हैं? आई मीन, आप दोनों में से कवि बनने की कोशिश कब कौन करता है? मैं लिखती नहीं हूँ, लेकिन बचपन में मैंने उर्दू जरूर सीखा, क्योंकि जब मैंने गाना सीखना शुरू किया 10 साल की उम्र में, गुरु पंडित रंजनाथ मंगेशकर जी से, तो लता जी को सिखाने, उर्दू पढ़ाने एक मास्टर जी आया करते थे, तो उनसे मैंने भी उर्दू सीखी। और उस वक्त मेरे पास बहुत पुराना एक गालिब साहब का दीवान है, बहुत पुरानी छपाई है उसकी, जो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया था मास्टर जी ने। तो मैं बहुत छोटी थी, तो ख गैन और ये सब जो सीखती थी, तो मैं बहुत मजाक उड़ाती थी उनका, क्या कर रहे रूप जी की बदौलत मैं नए शायरों को सुन सकती हूँ, क्योंकि इनसे वो वाकफियत रहती है उन सब की। कभी कभी रूप जी ने शेर व शायरी खुद कही है, या कोई एक आधा गजल कही है सोनाली जी के लिए अपने दिल से? होते ना दिल से निकले हुए अल्फाज कभी कभार। नहीं, अल्फाज तो नहीं, सुर निकलते रहते थे कि भाई स्कूल्स में उर्दू और संस्कृत का होना लाजमी करार दिया जाना चाहिए एज ए सब्जेक्ट। मुझे लगता है कि ये दोनों जुबानें जो है, इससे और कोई खूबसूरत दुनिया में कोई जुबान नहीं। उर्दू तो जो है वो इतनी खूबसूरत जबान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी और मुल्क की जुबान हो गई। हमारे यहाँ तो एक जमाना था जब लश्करी जबान हमारी उर्दू हुआ करती, और एक बड़ा अच्छा शेर है कि गर ना हो फूल
तो डाली भी भली लगती है, शक्ल अच्छी हो तो काली भी भली लगती है, प्यार के बोल भले लगते हैं हर भाषा में, तो गाली भी भली लगती है। तो ये तो इतनी खूबसूरत जुबान है कि ये तो मुझे लगता है संस्कृत और उर्दू जो है वो स्कूलों में कंपलसरी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करते हुए। मैं तो चाहती थी कि और मजीद बातें हो जाएं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम और बातें आपसे नहीं कर पाए। हाँ, आज तो आप रूबरू तो है मुझसे, लेकिन दूर भी है। मैं चाहती हूँ आइंदा जब हालात सुधर जाए आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाएं, और भी कई सारी बातें होंगी, कई सारे किस्से कहानियों पर से पर्दा उठेगा। चलिए, मैं जाते जाते ये तो जरूर कहना चाहूंगी, हम दानिस्ता तुमको भुलाएं, हम दानिस्ता तुमको भुलाएं, तुम मुतवातिर याद करो, यूं दुनियाए इश्क में राइज एक नया दस्तूर करें। आपसे अलविदा कहना चाहेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे और भी बेहतरीन बातें होंगी। फ़िलहाल आप दोनों इसी तरह से बेहतरीन गज़लें हमें देते जाइए, और रूप जी आप इसी तरह से अपनी वाइफ सोनाली जी को प्यार करते रहिए। सोनाली जी, आप इसी तरह से इनकी छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए इनकी खूबियों को और भी उभारने की कोशिश करें। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करते हुए। खुदा हाफिज। बाय। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आ गया होगा। रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर के साथ कुछ नई शख्सियतों के साथ हाजिर हो जाएंगे, कुछ और बीती बातों के साथ हाजिर हो जाएंगे अगली शुमारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। मिलेंगे कल।